So to start with the question number 72, figure shows two identical particles 1 and 2 each of mass m moving in the opposite directions with the same speed along the parallel lines. They are moving with the same speed, okay, along the parallel lines. मतलब ये एक particle है 1, it's moving towards right, and this is particle 2, it's moving towards left. ठीक है, these are the particles, and at a particular instant r1 bar and r2 bar are the respective position vectors drawn from point A. Point A, it can be origin या point A, ऐसा दिया है यहाँ पे. So this is point A. यहाँ से उसके position vectors है 1 and r1 bar and r2 bar. Okay. Which is in the plane of the parallel lines? Which of the following is the correct statement? Okay. Now before I proceed for the explanation of this question, मुझे कुछ चीजें about the angular momentum, because this problem basically deals with angular momentum. If you read all the options there, they are talking about the angular momentums. ठीक है, तो इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ यहाँ पे, मुझे यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम के बारे में कुछ बताना है आपको, कुछ बेसिक्स अबाउट द एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ. देखिएगा उसे कि समझो दिस इज अ पार्टिकल, समझो ये एक पार्टिकल है. दिस इज अ पार्टिकल विच इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन. ऐसा एक पार्टिकल है, जा रहा है वो. ठीक है, अब अगर ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो उसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होगा. ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी. एंगुलर वेलोसिटी इज अ वेक्टर, एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस एंगुलर वेलोसिटी. आपको एक एक वेक्टर्स के यहाँ पे मैं बात बताने जा रहा हूँ. सो पहले तो होगा इसका एंगुलर वेलोसिटी. सो दिस एंगुलर वेलोसिटी इज ओमेगा बार. दिस इज द ओमेगा बार का डायरेक्शन. समझ में आ गई बात? इज दिस ओके? नाउ अब इसके आगे दो केसेस है. अगर ये यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी होगा, if this angular velocity is uniform, if omega is equal to constant, that is, it is called as uniform circular motion. It is called as uniform circular motion. Then its angular acceleration is equal to 0. उसका एंगुलर एक्सेलरेशन 0 होगा. ये पहली बात, ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया. ठीक है, चलिए इसी को मैं कॉपी करके आगे अगली बात आपको बताने जा रहा हूँ. दूसरा, सेकंड, कि if angular velocity is increasing, if omega is increasing, मतलब उसका स्पीड बढ़ते जा रहा है, then what do you say, then alpha, that is angular acceleration, is positive. ठीक है, and alpha का direction is also given by the same direction, I mean the same upwards. This will be the direction of alpha path. So we remember this is all given by the right hand rule. ये सब right hand rule से दिया जाएगा. Is that you curl the fingers of your right hand in the direction of rotation. The outstretched thumb will give you the direction of omega, the direction of alpha. Of course अगर ये है 2a, कि भाई अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो अल्फा बार इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन, वेयर एज अगर वो डिक्रीज हो रहा है तो 2b. कि अगर इफ ओमेगा इज डिक्रीजिंग, इसी के अंदर दिखा देता हूँ मैं, अलग क्यों कर लूँगा, इसी के अंदर दिखा देता हूँ मैं. अगर ओमेगा डिक्रीज हो रही है, if omega is decreasing, then alpha is negative and it will be directed in the downward direction. ये होगा अल्फा.
नेगेटिव अल्फा, दैट इज एंगुलर रिटार्डेशन, दिस इज एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है। अच्छा, इन एनी केस और एक वेक्टर यहाँ पर हम जिसकी बात करेंगे, व्हाट इज द फॉर्मूला, व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम का, एंगुलर मोमेंटम इट इज डिनोटेड बाय एल बार इज इक्वल टू, अगर आपको याद होगा मैंने पहले ही चैप्टर में, पहले ही लेक्चर में दिया था, ये यहाँ पर होगा लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, एल इज इक्वल टू आई ओमेगा। ये तो उसका स्केलर फॉर्मेट है, लेकिन इसी को शायद मैंने आपको थर्ड लेक्चर में बताया था, ये रहा एंगुलर मोमेंटम। अब जैसे ये आर बार आई बार सॉरी आर बार क्रॉस पी बार होता है एंगुलर मोमेंटम, आर बार क्रॉस पी बार, तो उसे अगर मुझे यहाँ पे दिखाना है एंगुलर मोमेंटम, तो इसके पहले मुझे लीनियर मोमेंटम भी बताना पड़ेगा आपको। एंगुलर मोमेंटम इज गिवन बाय आर बार क्रॉस पी बार, एंगुलर मोमेंटम इज गिवन बाय आर बार क्रॉस पी बार। ओके, अब एंगुलर मोमेंटम वेक्टर अगर मुझे चाहिए यहाँ पे मास इनटू वेलोसिटी, तो एंगुलर मोमेंटम वेक्टर इज आल्सो इन द सेम डायरेक्शन जी, एंगुलर मोमेंटम वेक्टर इज आल्सो इन द सेम डायरेक्शन, दिस इज एल बार। यहाँ पर भी एंगुलर मोमेंटम इसी डायरेक्शन में होगा, प्लीज याद रखिए, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एल बार। ठीक है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एल बार। अच्छा, अब अगर मैं कोई ऑब्जर्वर यहाँ पे एज्यूम कर लो, इफ आई कंसीडर सम ऑब्जर्वर हु इज लुकिंग एट दीज वेक्टर्स फ्रॉम द अपवर्ड, या ऊपर से अगर देख रहा है, तो उसको ये जो वेक्टर्स दिखाई दे रहे हैं, ये वेक्टर्स कैसे दिखाई देंगे? हाउ इज ही गोइंग टू सी दोस वेक्टर्स? ही इज गोइंग टू सी दोस वेक्टर्स इन दिस वे, ऐसे दिखाई देगी उसको। ठीक है, इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड आउटवर्ड्स। वेयर अगर इस वेक्टर की बात करेंगे, तो उसे अगर यहाँ से कोई ऑब्जर्वर उसको देख रहा है उसको, इफ द ऑब्जर्वर इज लुकिंग एट इट फ्रॉम दिस साइड, दिस इज द आई ऑफ द ऑब्जर्वर, तो उस ऑब्जर्वर को क्या दिखाई देगा? व्हाट इज ही गोइंग टू सी देयर? तो उस ऑब्जर्वर को जो भी कुछ दिखाएगा वो कुछ इस प्रकार का होगा, उस ऑब्जर्वर को जो भी कुछ दिखाई देगा वो कुछ इस प्रकार का होगा, मतलब क्रॉस होगा ये। क्रॉस मतलब द एक मिनट ना, यहाँ पे नहीं, यही ऑब्जर्वर मैं प्लेस करूंगा इधर, इधर। इस ऑब्जर्वर को अगर यहाँ से हम देखें, ये ऑब्जर्वर अगर इन्हीं वेक्टर्स को यहाँ से देखेगा, तो उस ऑब्जर्वर को ये जो वेक्टर्स विच आर अवे फ्रॉम हिम, तो उसको नजर आते हुए ये जो वेक्टर्स है वो दूर नजर आते हुए देखेंगे, दूर जाते हुए नजर आएंगे। इज दिस क्लियर? ठीक है, सो व्हेन इट इज डॉट in a circle, the vector is coming towards the observer, and if it is cross, then the vector is going away from the observer, it's going away from the observer. I hope this is clear to you all. Okay, तो ये थी एक बात जो मुझे आपको बतानी थी। ठीक है, दूसरी बात, one more thing that I want to tell you about, third thing rather, कि सपोज एक ये जो यही जो है the particle is performing this thing, एंगुलर मोमेंटम उसका आर बार क्रॉस पी बार, अगर उसको मुझे स्केलर फॉर्मेट में, ये तो उसके डायरेक्शन की बात करनी थी, इसके लिए मुझे उसको वेक्टर में लिखा, अदरवाइज उसको मुझे मैग्नीट्यूड की अगर बात करनी है तो आई सिंपली से दैट एल इज इक्वल टू आर इंटू पी, पी इज द लीनियर मोमेंटम विच इज गिवन बाय आर इंटू मास इंटू वेलोसिटी, सो इन शॉर्ट द एंगुलर मोमेंटम इज गिवन बाय एम वी आर। अब यहाँ पे देखिए, अगर ये वेक्टर की बात हो रही है, तो दिस वेक्टर इज हैविंग the particle is having its velocity in this direction, देखिए this is the direction of velocity, एंड आर बार का डायरेक्शन कैसे होगा? आर बार का डायरेक्शन इज लाइक दिस, दिस इज आर बार। तो इस आर बार को अगर मुझे यहाँ से उठा के, I'll need an epic pen, epic pen, yeah, hold on, तो ये रहा वी बार और ये रहा आर बार, तो यहाँ पर आर बार
क्रॉस पी बार। गौर से देखिए, मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि ये पी बार का डायरेक्शन, एल बार का डायरेक्शन ऊपर क्यों है। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि ये आर बार है, इस आर बार को मैं यहाँ से उठा के एज्यूम यहाँ पे कर सकता हूँ। आई मीन आई कैन शिफ्ट द वेक्टर अलोंग इस लाइन ऑफ एक्शन। उस वेक्टर को मैं अलोंग इस लाइन ऑफ एक्शन कहीं भी प्लेस कर लूँ तो चलेगा। ठीक है, तो इस आर बार वेक्टर को मैं यहाँ से उठा के, गौर से देखिए, इस आर बार वेक्टर को मैं यहाँ से उठा के यहाँ पर अगर मैं प्लेस कर दूं ऐसे, तो बाय यूजिंग द क्रॉस प्रोडक्ट आर बार क्रॉस पी बार, कर्ल द फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड फ्रॉम द फर्स्ट वेक्टर टू द सेकंड वेक्टर, तो यहाँ से उसको अगर मैं ऐसे कर्ल कर लूंगा, देन दैट विल इवेंचुअली गिव मी द डायरेक्शन ऑफ एल बार। तो एज एक्सपेक्टेड हमारा एल बार ऐसे आएगा, तो जिसको मैं यहाँ पर लिख, बिकॉज इट इज एक्चुअली पासिंग थ्रू द सेंटर, तो ये एल बार मैंने इधर लिखा, बिकॉज एल बार इज आर बार क्रॉस बी बार, कर्ल द फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड फ्रॉम द फर्स्ट वेक्टर टू द सेकंड वेक्टर, आर बार टू वी बार। वी बार के ही डायरेक्शन में, बाय द वे वी बार के ही डायरेक्शन में होगा, बिकॉज पी बार क्या होता है, पी बार इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, सो एम इंटू वी बार। तो अगर ये वी बार है, इसी डायरेक्शन में होगा तुम्हारा p bar also, which is nothing but mass times velocity। तो इस तरह से r bar क्रॉस p bar will give you the direction of l bar। तो यहाँ पर मैंने आपको वेक्टोरियल अप्रोच इसका एक्सप्लेन किया है, and at the same time I am trying to tell you the magnitude is given by m into v into r। तो by the way ये जो पार्टिकल परफॉर्म कर रहा है, ये जो पार्टिकल एट दिस इंस्टेंट की अगर मैं बात करूं, if I am talking about the particular instant here, I repeat, if I am talking about दिस पर्टिकुलर इंस्टेंट जहां पर दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये है पार्टिकल, सो एट दिस पर्टिकुलर इंस्टेंट दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, लेकिन रोटेशन नहीं, वो पार्टिकल कहाँ जा रहा है, इस पर्टिकुलर इंस्टेंट दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इट्स वेलोसिटी v bar, and hence it is the direction of p bar also, and this is the distance between this velocity vector, perpendicular distance of course between the velocity vector and this axis of rotation। the particle is having mass m and this distance is r। so यहाँ पर इसका angular momentum p is equal to m into v into r। so जब भी मुझे angular momentum चाहिए about any axis of rotation, तो वो at that particular instant उस मास का डिस्टेंस कितना है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, रेफरेंस पॉइंट से, ये इंपॉर्टेंट होता है इनटू वेलोसिटी। ये वेलोसिटी और ये आर जो होता है ये परपेंडिकुलर होनी चाहिए एक दूसरे को। इज दिस क्लियर? वेलोसिटी वेक्टर को परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जाएगा फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब यही कॉन्सेप्ट मुझे इधर एक्सप्लेन करनी, अप्लाई करनी है, तो इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। प्लीज चेक हियर नाउ, आई एम गोइंग टू अप्लाई द सेम कॉन्सेप्ट हियर। ध्यान से देखिए, अभी इतने सब एक्सप्लेनेशन के बाद अब मैं क्वेश्चन की तरफ जा रहा हूँ, क्योंकि आपको ये सारी प्री रिक्विजिट्स थी वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। अब आप देखिए यहाँ पे, अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, ये पार्टिकल है, दिस इज द पार्टिकल वन, लेट मी से दिस इज द पार्टिकल वन, ठीक है, इट्स मूविंग इन दिस डायरेक्शन, सो उसका वेलोसिटी वेक्टर होगा ये, दिस इज द वेलोसिटी वेक्टर फॉर द फर्स्ट पार्टिकल, ये रहा उसका वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है। और इसके मैं यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लूँ, तो व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस पार्टिकल जिसका मास m है, वेलोसिटी v है, एंड इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज d1। और अगर मैं राइट हैंड रूल अप्लाई कर दूं इसमें, इफ आई अप्लाई द राइट हैंड रूल, अगर मैं राइट हैंड रूल अप्लाई करूंगा तो ये ऐसे जा रहा है तो आउटस्ट्रेच होगा, मतलब यहाँ पर जो एंगुलर मोमेंटम होगा L1 बिकॉज ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल, इट इज नथिंग बट m v इंटू d1, ठीक है। और ये होगा विच इज डायरेक्टेड इन द आउटवर्ड डायरेक्शन, ऐसे होगा ये, मतलब इट इज परपेंडिकुलर टू दिस पेपर, और उसका डायरेक्शन होगा इस प्रकार, ऐसे। इज दिस क्लियर? अब मैं बात करूंगा L2 की। L2 मतलब दिस पार्टिकल विच इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन हैविंग मास m अगेन, सो L2 कितना होगा जी, L2 इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी इंटू, अगर ये है वेलोसिटी वेक्टर तो उसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उस वेलोसिटी वेक्टर का, ये रहा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस इज d2, सो इट विल बी इनटू d2। लेकिन अगर मैं राइट हैंड लगाऊं, मतलब कर्ल द फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड, कर्ल द फिंगर्स ऑफ, देखिए ये अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो ये उसको ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा है, विच इज गोइंग टू बी द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है, क्लॉकवाइज कर्ल द फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड इन दिस डायरेक्शन,
ये इसको अगर ऐसे हम कर्ल करेंगे, देखिए ऐसे अगर कर्ल करते हैं तो फिर यहाँ पे उल्टा होगा, ये ऐसे, यहाँ पर अगर मैं वो अप्लाई कर दूं तो दैट विल बी गोइंग इन द, मतलब वहां पर जो होगा ये, दिस इज गोइंग इन द प्लेन ऑफ द पेपर, मतलब इसका जो होगा एंगुलर मोमेंटम, वो एंगुलर मोमेंट होगा क्रॉस, ये होगा क्रॉस, मतलब दिस इज इनवर्ड। अगर इन शॉर्ट अगर मुझे इसका 3D स्केच बनाने के लिए कोई बोले, if somebody wants me to draw the 3D sketch of this, इसका अगर 3D स्केच बनाने के लिए मुझे कोई बोल दे, तो 3D स्केच कुछ इन शॉर्ट इस प्रकार होगा कि भाई ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, ये पॉइंट ए एंड दिस इज दैट पॉइंट बी, ये जो कि कुछ ऐसा जा रहा है, तो इसका जो मोमेंट एंगुलर मोमेंटम वेक्टर होगा वो इस दिशा में होगा, ठीक है, बिकॉज ये ऐसा दिखाते हैं हम लोग, ठीक है। एंड सो दिस वाज पॉइंट, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। अब हम बात करेंगे दूसरे वाले पॉइंट की जो कि ऐसे जा रहा है, दिस इज द सेकेंड मास, ठीक है। इसकी वजह से जो मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, इट विल बी डायरेक्टेड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन लाइक दिस, ठीक है। एंड दिस इज एक्चुअली P2, सॉरी L2, दिस इज L2 और ये रहा L1, समझे। अब इसमें इसमें हो ऐसा रहा है कि दिस इज मोर, ये ज्यादा है, और इसको भी अभी होना था एक्टिविटी, तो यहाँ पर डिस्टेंस D2 इज लार्जर, डिस्टेंस D2 ज्यादा है, इस प्रकार L2 इज ग्रेटर देन L1, तो इफेक्टिव टोटल जो उसका आएगा, व्हाट इज द टोटल इफेक्टिव, L इज इक्वल टू L2 माइनस L1 एंड दैट इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो फाइनल आंसर जो हम उसको लिख सकते हैं दैट विल बी नथिंग बट M इंटू V इंटू D2 माइनस D1 एंड दिस इज inside the plane of the paper perpendicular to it. So इस situation में what is the answer? The answer is D. The answer here is D. The total angular momentum of the system about A is given by L is equal to mv d2 minus d1 cross होगा, where cross represents a unit vector going in the plane, मतलब this is giving us the direction, cross जो होता है वो अपने को direction देता है। मुझे पता नहीं आप लोगों को ये कितना समझ में आ गया है, please tell me whether a tube of length L is filled completely with an incompressible liquid of mass m, incompressible liquid of mass m, and closed at both the ends. The tube is then rotated in the horizontal plane about one of its ends with a uniform angular velocity omega. The force exerted by the liquid at the other end is okay. अब देखिए ऐसा है कि यहाँ पे ये समझो एक ट्यूब है, ठीक है, एंड दिस इज वन एंड एंड ये है उसका दूसरा एंड। अब ऐसा मान के चलिए कि इस ट्यूब को अगर इसका 3D पिक्चर हम देखते हैं, इफ वी लुक एट इट फ्रॉम द 3D पिक्चर पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि वो क्या बोल रहे हैं कि अबाउट द वर्टिकल एक्सिस इस ट्यूब को घुमाया है, ऐसा घुमा दिया है ना, मतलब अगर हम उसको ऐसा देखते हैं तो भाई ये है वो ट्यूब एंड उस ट्यूब को कुछ इस प्रकार घुमा दिया है, ये समझो कि उसका एक्स एक्सिस है, इसका वाई एक्सिस एंड दिस विल बी द जेड एक्सिस। तो नेचुरली जो भी कुछ एलिमेंट होगा समझो कि दिस दिस ट्यूब विल बी द फोर्स exerted by the liquid at the other end। अब ये जो लिक्विड होगा, दिस लिक्विड विल बी एक्सपीरियंसिंग सर्टन, कौन सा फोर्स बोल सकते हैं उसको, विल से दैट दिस लिक्विड इज डेफिनेटली गोइंग टू एक्सपीरियंस द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिस फोर्स की वजह से, जिसकी वजह से यहाँ पर फोर्स क्रिएट होगा, बराबर है क्या। तो वी वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज दिस फोर्स। अब जैसे जैसे रोटेशन बढ़ेंगे वैसे वैसे ये फोर्स बढ़ता जाएगा, सो हमें पता करना है कि भाई व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड देयर। अब ये सिंगल पॉइंट मास होता तो हम बोल सकते थे, लेकिन ये पॉइंट मास तो है नहीं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा इसके लिए,
I'll say this is that element. समझो कि ये एलिमेंट हम कंसिडर करते हैं, इंटीग्रेशन टेक्निक से इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ दिस एलिमेंट is at what distance from the axis of rotation? I would say this is at a distance x. अच्छा, इस एलिमेंट का थिकनेस कितना है भाई? थिकनेस ऑफ दिस एलिमेंट इज dx. अब हमें ये यहाँ पे करना है कि let us say mass of the liquid is m and length of the liquid length is l. So what is the mass per unit length? Mass per unit length, mass per unit length is equal to m upon l. ठीक है, हम इस टोटल लिक्विड को छोटे 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 हिस्सों में यहाँ पर ऐसे कन्वर्ट करते हैं. वी कंसीडर दैट दिस इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल नंबर ऑफ पार्ट्स ऐसे, एंड वी विल एनालाइज ईच पार्ट और एंड द इफेक्ट ऑफ ईच पार्ट इज एडेड हियर. इसे समझ में आ गई बात? ठीक है, तो इस पर्टिकुलर पार्ट, ये जो एलिमेंट है इसके लिए, तो व्हाट इज द मास ऑफ द एलिमेंट dx? I'll say here mass of the element dx, mass of element dx. देखिए, दिस इज मास पर यूनिट लेंथ, 1 मीटर का इतना, 2 मीटर का इंटू 2, 5 मीटर का इंटू 5, तो dx मीटर का क्या हो जाएगा? m अपॉन l इंटू dx. दिस इज द मास ऑफ दैट स्मॉलर लेंथ, स्मॉलर वाला, छोटा वाला जो है एलिमेंट, उसका ये मास हो जाएगा m अपॉन l इंटू dx. आई होप दिस इज क्लियर. अब अगर इस मास को अगर मैं बोल सकता हूँ dm, then what is the centripetal force here, या centrifugal force? What is the centrifugal force? Centripetal या centrifugal force is equal to m, मतलब dm इंटू उसका रेडियस दैट इज x, एम आर ओमेगा स्क्वायर, ये हो जाएगा. दिस इज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बिकॉज ऑफ द स्मॉल एलिमेंट. इस फोर्स को मैं डिनोट करूंगा df, दैट इज वेरी स्मॉल. सो व्हाट विल बी द टोटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स? द टोटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, टोटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स is given by f is integration of this df. अब ये इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करना है? दिस इज नथिंग बट dm. dm is equal to m upon l into dx into x into omega square, and this is going from x is equal to 0 to x is equal to l. उसका टोटल लेंथ है l, so this is going from x is equal to 0 to x is equal to l, and therefore what is this? इसमें m upon l is a constant, omega square is a constant, x dx का इंटीग्रेशन होगा x square upon 2, and this is going from 0 to l. तो x की जगह पर l लिख दो, तो l square, ये l कैंसिल हो जाएगा, so this will become half m omega square into l, half m omega square into l, and that is the option A is the answer. I hope this is clear to you. Integration technique से किया है इसको. Tell the next question. Shall I go for the next question? Thank you. This was a half star problem, not a very difficult one. ये वाला कर लेते हैं. बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी. It's a nice question. क्या दिया है यहाँ पे? Let I be the moment of inertia of a uniform square plate, about an axis AB that passes through, about an axis AB that passes through its center and is parallel to two axes. Okay, parallel to two of its sides. CD is a line. मैं इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ. अब देखो, चलो ठीक है, यहाँ पे this moment of inertia they have given.
ठीक है, this moment of the moment of inertia about this is I, about an axis AB that passes through its center and is parallel to two sides. So this is AB actually. ये रहा अपना AB. अच्छा, इट्स अ स्क्वायर प्लेट. अगर ये स्क्वायर प्लेट है तो ये भी तो AB ही होगा ना. मतलब आप इसको ऐसा लिखो या वैसा लिखो. तो लेट मी कॉल दिस एज A dash B dash. This is A dash and this is B dash, isn't it? So what I can say here that I, the moment of inertia about AB, is same as that of moment of inertia about A dash and B dash, and that is equal to I. बराबर है, isn't it? Isn't it? Is this okay? Is this okay? This is because of symmetry ना, because it's a square plate. Square plate है तो ये क्या, ये ले लो साइड या ये ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है. समझ में आ रही बात. एंड यहाँ पर अगर मैं अप्लाई कर दूँ द परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कि भाई ये होगा तुम्हारा आई जेड. So by perpendicular axis theorem, what I'll say here, Iz is equal to Ix plus Iy. That means it's going to be IAB plus IA dash B dash. क्योंकि एक x है तो दूसरा y है, isn't it? And वो तो दोनों same है, so this will become 2 times IAB and that is equal to 2I. That is equal to 2I, isn't it? उसी तरह से अब मैं यही डायग्राम में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन के साथ कंसिडर कर रहा हूँ. प्लीज चेक. सेम डायग्राम आई विल कंसिडर विद लिटिल मॉडिफिकेशंस. क्या मॉडिफिकेशन है देखते हैं. अब देखिए यहाँ पे मैं और एक एक्सिस कंसीडर करूंगा. CD is a line in the plane of the plate that passes through the center of the plate and makes an angle theta with AB. देखिए यहाँ पर और एक एक्सिस में कंसीडर कर रहा हूँ and this is making angle theta with AB. AB के साथ थीटा एंगल बनाने वाला यहाँ पर और एक मैं एक्सिस कंसीडर कर रहा हूँ. देखिए गौर से, दिस एक्सिस. लेट मी कॉल दिस एक्सिस एज CD. ठीक है. और इसी तरह से अगर वो AB के साथ एंगल थीटा बना रहा है, इफ दिस इज मेकिंग एंगल थीटा विद AB, तो उसी प्रकार वहां पर एक C डैश D डैश भी होगा. वहां पर और एक C डैश D डैश भी होगा. जैसे कि A और B है, उसी प्रकार वहां पर एक C डैश और D डैश भी होगा, which is making, this is C dash and D dash, it is making angle theta with A dash B dash. गौर से देखिए, समझ में आ गई बात. हेलो 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 हेलो. तो यहाँ पर जैसे ए बी एंड ए डैश बी डैश, यहाँ पर मैंने सिमेट्री यूज किया एंड परपेंडिकुलर एक्सिस लिखा. उसी प्रकार फॉर दिस सेकंड पार्ट इट विल बी नथिंग बट आई जेड इज इक्वल टू आई सी डी. आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई. इट कैन बी आई सी डी प्लस आई सी डैश डी डैश. समझे क्या. और सिमेट्री की वजह से मैं यहाँ पर बोलूंगा कि आई सी डी is also equal to I times C dash and D dash. This is by symmetry. By symmetry, जैसे यहाँ पर I A B is equal to I A dash B dash is equal to I, उसी तरह से C D के लिए भी होगा. And therefore this will become 2 times C D, I of C D. But I Z I have already found out it to be 2I, and therefore I about C D is also I. ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया है और ये उसका आंसर है. उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि if the line CD is the line in the plane of plate that passes through the center of the plate and makes an angle theta with AB, the moment of inertia of the plate about the axis CD is then equal to. मतलब अगर यहाँ का moment of inertia अगर I है तो इसके साथ थोड़ा सा एंगल बनाने वाला कोई भी, इन शॉर्ट अगर हम ऐसा बोले कि यहाँ पर कोई भी हम
एक्सिस ले ले विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर, चाहे वो एंगल थीटा बनाए या थीटा से कुछ ज़्यादा एंगल बनाए, हर एक एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा वो उतना ही होगा, उसका कितना होगा, वो इट बी आई ओनली। इज दिस क्लियर टू ऑल? डिड यू अंडरस्टैंड? ये मैंने प्रूव कर लिया यहाँ पे, आप उसको याद भी रख सकते हैं यहाँ पर। डिड यू अंडरस्टैंड माई एक्सप्लेनेशन? फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज माई क्वेश्चन, डिड यू अंडरस्टैंड माई एक्सप्लेनेशन? पता नहीं। हॅलो, अरे माझं एक्सप्लेनेशन कळालं का? हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किलचा प्रॉब्लेम घेतलेला आहे मी हा. हेलो, अरे भैया एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया क्या? साइलेंट। चलो अवनीश, सौरभ, रोहित, अपर्णा, विद्या, प्रतीक, आर्य, तुमको समझ में आ गया क्या? अगर तुमको खुद को आ गया समझ में तो हाँ बोल दो, नहीं आया तो आगे चलते हैं। बताइए, डिड यू अंडरस्टैंड दैट? अबे बोला ना। हाँ, क्या हो गया अपर्णा? तुमको कुछ नहीं सुनाई दे रहा है, चलो कोई नहीं। बाउंसर गया, नहीं समझ में आ गया क्या? कुछ भी नहीं बोल रहे यार तुम। चलो अगले क्वेश्चन की, अरे समजलं का? मी पुढे चालू का? मी लेक्चर डिक्लेअर करू? टॉपिक डिक्लेअर करायचा का हा? A lamina is made by removing a small disc of diameter 2r. ये एक 2r from the bigger disc of uniform mass density and radius 2r as shown in the figure. ये हटा दिया है यहाँ से, ये वाला पार्ट हटा दिया है, दिस इज रिमूव्ड, दिस पार्ट इज रिमूव्ड, तो दिस इज द, ये पार्ट रिमूव किया है तो ये कुछ इस प्रकार वाला प्लेट है, ये ऐसा प्लेट है, ये वाला पार्ट हटा दिया है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस लैमिना अबाउट एक्सिस थ्रू ओ, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, एंड पी इज आईओ एंड आईपी, moment of inertia about O is IO and moment of inertia about P is IP, ये रहा O and P, ठीक है। both these axes are perpendicular to the plane of the lamina, the ratio of IP upon IO is, the ratio of IP upon IO is, in short मुझे IP और IO फाइंड आउट करना है टू बी प्रिसाइज, ठीक है ना। नाउ व्हाट इज, ये जो बताया गया इस डिस्क का मास पर यूनिट एरिया, what is the mass of the total disk and mass of the removed disk, देखते हैं यहाँ पे, देखिए अब इसका थिकनेस कांस्टेंट है और यूनिफॉर्म मास डेंसिटी है, यूनिफॉर्म मास डेंसिटी है तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि भाई एरिया अगर उसका इतना है, एरिया के प्रोपोर्शन में उसका मास चेंज हो जाएगा, बराबर है क्या? isn't it? So let me say, let m be the mass of the whole disk, let m अगर उसका एरिया होगा पाई इंटू 2r का स्क्वायर तो उसका मास होगा m, ठीक है। अब ये जो रिमूव्ड डिस्क है, सो ये है कंप्लीट डिस्क का मास, कंप्लीट डिस्क। अब ये जो रिमूव्ड वाला पोर्शन है, ये वाला, इसका मुझे मास अगर लिखना है तो उसका रेडियस इज आर, सो अगर ये पाई आर स्क्वायर होगा तो उसका मास कितना होगा, इसके लिए इतना तो इसके लिए कितना, सो दिस मास इज गिवन बाय पाई आर स्क्वायर इंटू एम अपॉन पाई 4r स्क्वायर, तो इसमें से पाई आर स्क्वायर गेट कैंसल, so this m by 4 is the mass of the removed disk, removed portion of disk. So what is the mass of the remaining portion of the disk? Can you tell me what will be the mass of the remaining portion of the disk? Hello,
कंप्लीट डिस्क होगा तो उसका मास m है, रिमूव पोर्शन का मास m/4 है. So what is the mass of remaining disk? M minus m/4, that is equal to 3m upon 4. This is the mass of the remaining disk. Remaining disk. Remaining disk. अब देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया को एक चीज मैं आपको बता दूं कि mi जो होता है जी वो so moment of inertia of the remaining disk about O, therefore mi of remaining disk about O, mi of the remaining disk about O, जिसको मैं IO बोलूंगा. अब एक यहाँ पर फॉर्मूला मैं बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि भाई ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा अबाउट द रिमेनिंग डिस्क ऑफ द रिमेनिंग डिस्क जो है इसमें दिस इज एक्चुअली कंप्राइजिंग ऑफ ये जो डिस्क है इट इज एक्चुअली कंप्राइजिंग ऑफ टोटल डिस्क माइनस द रिमूव्ड डिस्क. Total disk minus the removed disk. So what I'll write here, that is I for the full disk minus I, and that full disk about O, minus I of removed disk about O. ये होता है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, शॉर्टकट वाला फॉर्मूला है कि I for the remaining disk is equal to IO, that is equal to I for the full disk about O. Did you understand that? अब can you please tell me what is the ये जो टोटल डिस्क है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट O क्या हो जाएगा? इट्स अ डिस्क, सो mr² होता है, लेकिन इसका मास जो कंप्लीट डिस्क का मास है m, लेकिन इसका रेडियस इज 2r, सो दिस विल बिकम 2r ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन 2. ये हो गया उसका, समझ में आ गया? दिस इज फॉर द फुल डिस्क अबाउट O. ठीक है, माइनस अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रिमूव डिस्क अबाउट O. तो मैं इसे कैसे लिखूंगा? हाउ एम आई गोइंग टू राइट दिस? दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमूव डिस्क. दिस इज नथिंग बट IO is equal to IC plus mh square. IO is equal to IC plus mh square. I repeat, ये जो लिखा जाएगा ये this will be written as IO is equal to IC plus mh square, लेकिन this is to be applied for the removed portion of the disk. Removed portion of the disk, isn't it? Now removed portion के लिए ये यहाँ पर अप्लाई किया जाएगा. So what is IC? IC is the moment of inertia about its own center. About own center having mass is m/4. इसका mass है m/4 removed portion of the disk. So this will become like half mass is m/4 and radius is r square. ये बनेगा, समझे क्या? माइनस सॉरी प्लस IC प्लस mh स्क्वायर. अब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ से मैंने इधर शिफ्ट कर लिया जी. सो दिस m is m/4 actually, mass of that removed disk is m/4, and what is h here? यहाँ से यहाँ का h कितना हो गया जी? That h is equal to r, so it will be m/4 r square. So basically this is m/8 r square plus m/4 r square. LCM लेने के लिए मैं इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगा 2 से, तो ये कुल मिलाकर क्या हो जाएगा देखिए. So will become that is IO is equal to 4/2, that is 2mr square minus 2/8 plus 1/8 is 3/8 mr square. अब इसमें से mr square is taken common, this will become 8 to the 16 minus 3, 13 upon 8. This is IO, 13 upon 8 mr square. ये तो हो गया उसका अबाउट P. अब यही चीज मुझे करनी है लेकिन फॉर P के लिए करना है मुझे. सेम चीज मुझे करनी है P के लिए. तो लेट्स कॉपी दिस अगेन यहाँ पे नीचे. नाउ आई वांटेड mi of the remaining disk about axis passing through P. Mi of remaining disk about axis passing through P. I'll denote this by IP. I'll denote this by IP.
okay, is equal to I for the full disk about P minus I for the removed disk, removed portion of the disk about P. अब ये टोटल डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट P अगर चाहिए मुझे, तो इसके लिए भी मुझे देखिए ये जो है इसके लिए भी मुझे IO इज इक्वल टू IC प्लस MH² ये अप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पर IO मतलब एक्चुअली वो IP होगा। सो व्हाट इज दिस IP इज इक्वल टू IC, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स ओन सेंटर इज गिवन बाय दिस हाफ m into 2r का स्क्वायर प्लस द मास ऑफ दिस फुल डिस्क इज m into the distance between them is 2r, 2r का स्क्वायर। तो कुल मिलाकर क्या हो जाएगा देखिए ये, this will become 4 by 2 is 2mr square plus 4mr square that is equal to 8mr square, that is equal to 8mr square। समझ में आ गई बात। और अब मुझे चाहिए रिमूव्ड पोर्शन का डिस्क। अब ये रिमूव्ड का सेंटर इधर है, देखिए गौर से, रिमूव्ड का सेंटर यहाँ पर है। इस सेंटर को अगर मैं इसके साथ ज्वाइन कर लूँ, ये रहा, तो वो हो जाएगा, दिस इज ओके। अब इसके लिए मुझे दोबारा आई पी इज इक्वल टू आई सी प्लस एम एच स्क्वायर होगा। आई पी, अब पहले तो आई सी, व्हाट इज आई सी, मतलब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स ओन सेंटर, सेंटर इज हाफ एम आर स्क्वायर, दैट इज हाफ मास ऑफ दिस इज m by 4 एंड रेडियस इज r स्क्वायर, ठीक है, प्लस इट्स मास इज m by 4 एंड व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस, ये डिस्टेंस h कहलाएगा। अब देखिए ये अगर r है और ये अगर ये 2r है और ये r है, so what is h here is equal to square root of 4r square plus r square, that is 5r square, that is r, yeah, so h square is equal to 5r square। अब देखिए यहाँ से आप लोग लिखेंगे mr square कॉमन, तो ब्रैकेट के अंदर आएगा 1/8 प्लस 5/4, 5/4 है तो मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 2 here, 5 to the 10, 11/8, so this is basically 11/8 mr square। और इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं, अगर इन दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट कर लूं रादर, तो व्हाट इज दिस गोइंग टू बी, therefore in totality this IP is equal to 8 mr square minus, oh, sorry 8 नहीं, sorry 4 plus 2 6 mr square, 8 नहीं 6 mr square minus 11/8 mr square and that is equal to mr square, ब्रैकेट में आएगा 6 8 जा 48, 48 38 37, 37/8। और अब मैं वहाँ पर IO अपॉन IP या IP अपॉन IO, क्या चाहिए उनको, IP अपॉन IO, therefore this will give me IP upon IO, IP upon IO is equal to this upon that, that is 37/8 divided by 13/8, that is 37/13, and the answer is B, the answer is B here, check करो, 37/13, B is the answer। Is this clear? And this is a double star problem for sure। पूछना चाहूँ, अरे 6 बज गया, लेट्स स्टॉप हियर टुडे, ठीक है, सर का लेक्चर होगा, लेट्स स्टॉप हियर नाउ। हेलो हेलो हेलो, Yes, sir. yeah, Yes, bye, sir. go quickly।